दोस्तों, ये स्टोरी का 84 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जा करके चेकआउट करें। युग की आंखों में पानी आ चुका था। वह गरिमा के पास गया और गरिमा के चेहरे पर हाथ लगाकर हल्के गुस्से में कहा, बताओ ना, क्या करूं मैं ऐसा कि तुम ठीक हो जाओ। अपनी गलती मान तो रह चुका हूँ। 2 सालों से रोज मरता हूँ, रोज इस उम्मीद में यहाँ आता हूँ कि तुम ठीक हो जाओगी। अगर तुम्हें यह लगता है कि मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर जाऊंगा तो अपने दिमाग से यह ख्याल निकाल देना। चाहे मुझे सारी जिंदगी तुम्हारी सेवा ही क्यों ना करनी पड़े, लेकिन मैं किसी और से शादी करके सेटल नहीं होऊंगा। याद रखना गरिमा, मैं तुम्हारे बिना किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। उठ जाओ ना, एक बार मुझे माफ कर दो। एक बार कह दो गरिमा कि मुझे तुमसे शिकायत नहीं है। प्लीज देखो गरिमा, मैं अब थक चुका हूँ। युग की आवाज में दर्द और गहराई साफ झलक रही थी। उसने आगे कहा, तुम यकीन नहीं मानोगी, लेकिन कभी कभी मन करता है कि जान से खुद को मार लूं। लेकिन फिर यह सोचकर रुक जाता हूँ कि मेरे मरने के बाद अगर तुम होश में आई तो तुम तो मुझे ही गाली दोगी ना। युग ने इस बार नम आंखों से गरिमा को देखा और बोला, बताओ ना, करना क्या चाहती हो, बताओ। जो तुम कहोगी वही करूंगा, जैसा कहोगी वैसा करूंगा। आज के बाद तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। तुम कहोगी उठ जा तो उठ जाऊंगा, तुम कहोगी बैठ जा तो बैठ जाऊंगा। यकीन नहीं आता तो एक बार होश में आकर देखो, एक बार मुझे आर्डर देकर देखो। लेकिन होश में आ जाओ गरिमा, प्लीज होश में आ जाओ, मुझसे अब और सहा नहीं जाता। कहते कहते युग की आंखें और ज्यादा भीग गई और उसने अपना सिर वहीं बेड पर रख लिया। उसने गरिमा का हाथ पकड़ा हुआ था और वह धीरे धीरे से सखियां भर रहा था। और तभी युग ने महसूस किया जैसे गरिमा ने युग का हाथ पकड़ लिया हो। युग ने झटके से गरिमा को देखा तो गरिमा ने अपनी पलकें झपकाई। युग हैरान हो गया। 2 साल से गरिमा ने कोई रिएक्ट नहीं किया था, लेकिन पिछले 2-3 दिन से गरिमा रिएक्ट कर रही थी। युग ने अपने आंसू पोंछे और गरिमा के चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहा, गरिमा गरिमा, तुम रिएक्ट करना चाहती हो? प्लीज गरिमा, थोड़ी और हिम्मत करो। गरिमा ने एक बार फिर पलके झपकाई। युग बोला, गरिमा मेरी तरफ देखो, एक बार देखो गरिमा, प्लीज मेरी तरफ देखो। गरिमा ने हल्की सी पलके हिलाकर युग को देखा और युग, वह तो अब बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। और अगले ही पल गरिमा की आंखें बंद हो गई और युग की तो जैसे जान ही निकल गई। युग गरिमा को जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गरिमा नहीं जागी। युग ने गरिमा को हिलाते हुए कहा, गरिमा गरिमा, तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? गरिमा उठो उठो, गरिमा प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, गरिमा मैं मर जाऊंगा, गरिमा उठो। लेकिन गरिमा उठ नहीं रही थी। युग जोरों से चिल्लाया, डॉक्टर, सिस्टर, और वह फिर से गरिमा को जगाने की कोशिश करने लगा। युग की आवाज सुनकर सीनियर डॉक्टर उस कमरे में आए। उन्होंने युग को गरिमा से दूर किया और गरिमा को चेक करने लगे। वहीं युग जैसे तैसे अपने आंसू कंट्रोल करके बस गरिमा को ही देखे जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हो गया है, कुछ ऐसा जो नहीं होना चाहिए था। युग के आंसू उसके कंट्रोल में थे कि नहीं, और तभी एक डॉक्टर ने युग की तरफ देखा और मुस्कुराने लगा। युग को कुछ भी समझ नहीं आया। डॉक्टर ने युग के गाल पर हाथ लगाकर कहा, तुम्हारी प्रार्थना भगवान ने सुन ली। युग को आगे समझ नहीं आया। वह बोला, मेरी गरिमा होश में क्यों नहीं है? क्या हुआ है उसे? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? डॉक्टर ने हंसकर कहा, उसे कुछ नहीं हुआ, वह बेहोश है। 2-3 घंटे में होश आ जाएगा। तुम्हारी गरिमा कोमा से बाहर आ गई है। यह सुनकर युग जहां खड़ा था वहीं झटके से घुटनों के बल बैठ गया। रघुवंशी इंडस्ट्रीज जूनियर रघुवंशी कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए मीटिंग अटेंड कर रहे थे। आज क्रिस किसी प्रेजेंटेशन के बारे में सबको समझा रहा था। सबका ध्यान क्रिस की प्रेजेंटेशन पर ही था, लेकिन अभिमान का ध्यान कहीं और था। शायद उसका मन नहीं लग रहा था। पिछले 2 सालों में वह आराध्या के करीब नहीं गया था। वह बस यही चाहता था कि आराध्या और वीर कुछ भी करके घर आ जाए। और वह यह भी जानता था कि जब तक अनिरुद्ध नहीं मिलेगा आराध्या रघुवंशी मेंशन नहीं आएगी। अभिमान के हाथ में मोबाइल था। उसने आराध्या को मैसेज करते हुए कहा, आई मिस यू। दूसरी तरफ से रिप्लाई आया, मैं भी करती हूँ, पर क्या करूँ, एक बेटी होने का फर्ज भी तो निभाना है। इतना कहकर उसने वीर की 3-4 वीडियो अभिमान को भेज दी। आराध्या भी अभिमान के दिल की हालत अच्छे से जानती थी। सुबह से लेकर शाम तक ना जाने कितनी ही फोटो और वीडियो वह अभिमान को भेज देती थी, ताकि अभिमान को कभी भी अकेलापन महसूस ना हो। लेकिन इतना ही काफी नहीं था अभिमान के लिए। वह तो अपने बच्चे को गोद में उठाकर सुबह शाम प्यार करना चाहता था।
अभिमान कुछ देर तक उन फोटोग्राफ्स और वीडियो को देखता रहा और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती रही। तभी प्रेजेंटेशन खत्म हो गई और लाइट ऑन हुई, लेकिन अभिमान का ध्यान तो बस अपने बच्चे की फोटो और वीडियो देखने में था। धीरे धीरे वहां बैठे इन्वेस्टर क्रिस और देव से हाथ मिलाकर जाने लगे, लेकिन अभिमान को तो जैसे कुछ पता ही नहीं था, वह तो अपनी ही दुनिया में था। धीरे धीरे सब चले गए, वहां बस देव और क्रिस ही बचे थे। लेकिन क्रिस बोला, अभिमान अभिमान। अभिमान ने क्रिस की तरफ देखा और बोला, मीटिंग खत्म हो गई। क्रिस ने कहा, हाँ, 15 मिनट पहले। अभिमान भी उठकर बोला, तो मैं भी केबिन में चलता हूँ। इतना कहकर वह वहां से चला गया। देव ने क्रिस से कहा, यार मुझसे इसकी हालत देखी नहीं जाती, मैं और तू चलें क्या? आराध्या से बात करने कुछ दिनों के लिए तो मेंशन आज जा सकती है। क्रिस बोला, उसके लिए भी अब वक्त आसान नहीं है, खुद ही सोच, उसका जवान भाई खो गया हो, माँ बाप सदमे में चले गए हों, वह लड़की अपने माँ बाप को छोड़कर अपने पति के पास चली जाए। शायद यह बुरा वक्त चल रहा है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अभिमान जब अपने केबिन में आया तो पहले से ही एक लड़की मौजूद थी। उसे देखकर अभिमान की आंखें तन गई। उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा। उस लड़की ने एक ब्लैक कलर का वन पीस पहना हुआ था। देखने से ही पता चल रहा था कि काफी स्टाइलिश है। अभिमान ने हल्के गुस्से में कहा, कौन हो तुम और मेरे केबिन में क्या कर रही हो? उस लड़की ने पलट कर अभिमान को देखा और एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, मैं किरण किरण भट्ट, मिस्टर भट्ट की बेटी हूँ। एक प्रोजेक्ट में आपसे डिस्कशन करने आई हूँ। अभिमान ने उस लड़की को देखकर हल्के गुस्से में और लगभग धमकी देते हुए कहा, मैं मिस्टर भट्ट के अलावा किसी और के साथ डील नहीं कर सकता, तो जैसे आई हो वैसे चली जाओ, समझी? किरण बोली, बड़े बदतमीज इंसान हो तुम, अपने इन्वेस्टर के साथ इस तरह से पेश आते हो। अभिमान बोला, मैं इससे ज्यादा भी बुरी तरीके से पेश आता हूँ, लेकिन तुम लड़की हो इसलिए तमीज से बात कर रहा हूँ। अब जैसे आई हो वैसे चली जाओ। किरण के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आई। वह 2 कदम अभिमान की तरफ गई और बड़े प्यार से उसे एक्सक्यूज मी करती हुई बोली, मिस्टर अभिमान, यह बात किसी से छुपी नहीं है कि आपकी बीवी आपसे नाराज होकर अपने घर जा चुकी है, और यह बात भी सब जान गए हैं कि आप अपनी बीवी का इंतजार कर रहे हैं। खुद को इस रिलेशन से आज़ाद कर दीजिए और आंखें खोल कर देखिए कि आपके आसपास और भी बहुत सारे फूल हैं जो आपके एक इशारे पर आपकी गोद में बैठने को तैयार हैं। अभिमान गुस्से में किरण को देख रहा था। एक तो पहले ही आराध्या उसके साथ नहीं रहती थी, उसे अपनी बीवी बच्चों की याद आती थी। ऊपर से किरण का इस तरह से घटिया बात बोलना उसे गुस्सा दिला रहा था। अभिमान ने एक गहरी सांस ली और बोला, किरण तुम जैसे आई हो वैसे चली जाओ, वरना जानती नहीं हो मेरे अंदर कितना गुस्सा है। किरण ने अपना एक हाथ अभिमान के गाल पर लगाकर कहा, तो चलो दिखाओ मुझे कि तुम्हारे अंदर कितना गुस्सा है, मैं भी तो देखूं कि मैं तुम्हारा गुस्सा झेल पाती हूँ या नहीं। वैसे सुना था कि अभिमान रघुवंशी बहुत हैंडसम है, लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे साक्षात कामदेव धरती पर आ गए हों। इतना कहकर उसने अपना हाथ बढ़ाया और अभिमान के गाल पर किस करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उससे पहले ही उसके गाल पर जोरदार चाटा लगा। वह चाटा लगते ही किरण का चेहरा एक तरफ हो गया। उसने गुस्से में गर्दन घुमाकर देखा तो वहां कोई और नहीं, आराध्या खड़ी थी, जो सुलगती हुई आंखों से किरण को ही देखे जा रही थी। अभिमान ने आराध्या को वहां देखा तो उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आई। उसने सबसे पहले आराध्या की गोद से वीर को ले लिया और चेयर पर चढ़ता हुआ बोला, अब संभालो अपने कंप्यूटर को और खबरदार अगर इसकी वजह से मुझे सुनाया तो। आराध्या ने गुस्से में अभिमान को देखा और दांत पीसते हुए बोली, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। और तभी वीर, जो कि अभिमान की गोदी में बैठा हुआ था, उसने अपने 2 दांत अपनी माँ को दिखा दिए। आराध्या वीर को भी डांटते हुए बोली, तुझे भी देख लूंगी। तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे पापा को छोड़ दूंगी? बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, लेकिन उससे पहले मैं तेरी इस चुड़ैल आंटी को देख लूं। इसकी हिम्मत तो कैसे हुई है मेरे अभिमान को हाथ लगाने की? वही किरण तो यह सुनकर हैरान थी। उसने तो यही सुना था कि अभिमान और उसकी वाइफ के बीच में कोई प्रॉब्लम है, जिस वजह से अभिमान की वाइफ अपने घर रहती है, लेकिन यहाँ तो माजरा कुछ और ही था। आराध्या को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वह अभिमान के लिए कितना पजेसिव है। वहीं आराध्या ने अपनी साड़ी कमर पर टांगी और किरण की बाजू पकड़कर हिलाते हुए बोली, हाँ तो तू क्या बोल रही थी?
तुझे अभिमान का गुस्सा देखना है तो पहले मेरा गुस्सा झेल। अगर तूने मेरा गुस्सा झेल लिया तो अभिमान का गुस्सा झेलने के लिए तू तैयार हो जाएगी। इतना कहकर उसने एक और चाटा किरण के गाल पर मार दिया। किरण का चेहरा एक बार फिर दूसरी तरफ घूम गया। वहीं अभिमान ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना एक हाथ अपने बेटे के आंख पर रख लिया। लेकिन बेटा भी कम नहीं था, लगता था पूरा दादाजी पर गया है। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से अपने पापा का हाथ पकड़ा और अपनी आंखों से हटा दिया। अभिमान ने धीरे से कहा, क्या कर रहा है, तेरे मतलब की चीज नहीं है। वीर ने हल्का सा पलटकर अपने पापा को देखा और मुस्कुराने लगा, और वीर की मुस्कुराहट पर अभिमान बस वह तो जैसे उसी की मुस्कुराहट पर जिंदा था। उसने कसकर अपने बेटे को एक जोरदार किस्सी दी। वहीं किरण ने आराध्या को देखकर कहा, यू इडियट, तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ? आराध्या हाथ बांधकर बोली, और तुम जानती हो मैं कौन हूँ? आराध्या हाथ बांधकर बोली, और तुम जानती हो मैं कौन हूँ? एक बार कहूंगी ना पापा से कि किसी किरण भट्ट ने मेरे पति पर गंदी नजर डाली तो तुम और तुम्हारा बाप दोनों ही राजस्थान से भगा दिए जाएंगे। तुम्हें क्या लगा कि तुम केबिन में आओगी, मेरे पति को सेड्यूस करोगी और चलती बनोगी, और तुम्हें कोई कुछ करेगा भी नहीं? तुम्हें क्या कोई अभिमान चलता फिरता ऐरा गैरा लड़का नजर आता है जो तुम्हारे इन छोटे कपड़ों पर फिदा हो जाएगा? इतना कहकर उसने अपना हाथ उठा लिया। वह एक और किरण को मारती उससे पहले ही अभिमान बोला, बस बस इतना मत मारो। उसका दो ही थप्पड़ में मुंह लाल हो गया। एक और मारोगी तो खड़ी भी नहीं रह पाएगी। यह सुनते ही आराध्या ने गुस्से में अभिमान को देखा और बोली, तुम्हें बड़ी तकलीफ हो रही है, तुम्हें बाद में देखती हूँ। और इतने में वीर ने फिर से अपने दो दांत अपनी माँ को दिखा दिए। आराध्या बोली, तुझे भी देखती हूँ, तू भी बहुत परेशान करने लगा है। तेरे पापा के पास तुझे छोड़ दूंगी, फिर पता चलेगा तेरे पापा को भी और तुझे भी। इतने में फिर से उसने किरण की बाजू पकड़ी और उसे केबिन से बाहर खींचती हुई बोली, आज के बाद अभिमान के केबिन की तरफ तो क्या, रघुवंशी इंडस्ट्रीज की तरफ भी पलट कर देख लिया ना तो जान से मार दूंगी, समझी? इतना कहकर उसने किरण को केबिन से बाहर धक्का दे दिया। आराध्या ने पलटकर बाप बेटे को देखा और दोनों ने ही दांत दिखा दिए। आराध्या भी अभिमान के करीब गई और उसे उंगली दिखाते हुए बोली, या करम जली तुम्हारे केबिन में क्या कर रही थी? मतलब मैं तुमसे दूर रहूंगी तो तुम किसी भी ऐरी गैरी लड़की को अपने केबिन में बुलाओगे? अभिमान तो अपनी हंसी कंट्रोल करता हुआ आराध्या को देख रहा था। आराध्या गुस्से में बोली, मुझे ऐसे मत देखो, मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है। उसकी इतनी हिम्मत कि वह तुम्हें किस करे, उससे पहले मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। अभिमान ने फिर से आराध्या को देखा। आज बहुत दिनों बाद अभिमान खुश था। शायद बहुत दिनों बाद उसने आराध्या का गुस्सा देखा था, वरना तो हमेशा आराध्या के चेहरे पर उदासी ही ठहर जाती थी। आराध्या गुस्से में फिर बोली, ऐसे हंस क्यों रहे हो? बताओ क्या कर रहे थे उस चुड़ैल के साथ, वह तुम्हारे केबिन में? अभिमान ने आराध्या की कलाई पकड़ी और उसे अपनी तरफ खींचा और आराध्या सीधा अभिमान की गोद में जा गिरी। और यह देखकर वीर जोर जोर से हंसने लगा। वीर हंसता हुआ इतना प्यारा लग रहा था कि अभिमान और आराध्या दोनों ही वीर की हंसी में कहीं खो गए थे। अभिमान ने फिर आराध्या के गाल को पकड़कर हिलाते हुए कहा, तुम तो सच में आ गई। आराध्या बोली, तो तुम्हें क्या लगा मजाक कर रही थी? और अच्छा हुआ ना मैं आ गई, मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। यह सुनकर तो अभिमान के चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो गई और आराध्या कहीं ना कहीं अभिमान की मुस्कुराहट में खो गई। आराध्या जानती थी वह अभिमान के साथ गलत कर रही है, लेकिन वह भी क्या कर सकती थी? अपने माँ बाप को भी तो नहीं छोड़ सकती थी। कुछ देर तक आराध्या नम आंखों से अभिमान की मुस्कुराहट ही देखती रही और आखिरकार अभिमान ने कहा, क्या देख रही हो? आराध्या भरे गले से बोली, मैं अच्छी नहीं हूं ना, बहुत बुरी बीवी हूं ना। अभिमान ने आराध्या की तरफ देखा तो आराध्या की आंखें छलक गई। वरदान ने हल्की सी नाम में गर्दन हिलाई और एक हाथ से आराध्या के गाल पर आए हुए आंसू को साफ करते हुए कहा, अपने दिल की भी करती हो और रोती भी हो, मैं क्या कम हूँ रोने के लिए जो तुम भी रो रही हो? आराध्या ने अगले ही पल अभिमान को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। दूर तो वह भी अभिमान से नहीं रहना चाहती थी, लेकिन आराध्या कहीं से भी गलत नहीं थी। उसके माँ बाप को सच में उसकी जरूरत थी। अनिरुद्ध के जाने के बाद डैनी और वंदना दोनों को सदमा लग गया था। अभिमान ने एक हाथ से आराध्या की कमर को रब किया और वीर को देख कर बोला, तुझे शर्म नहीं आ रही? दांत दिखा रहा है? तेरी माँ देख कैसे रो रही है, चुप करा दे बस। फिर क्या था? वीर ने अपने दो छोटे छोटे हाथों से आराध्या की कमर पर हल्का हल्का मारा और मम्मा मम्मा कहने लगा। आराध्या ने आंसू पोंछकर वीर को देखा और उसके छोटे से मुंह को अपने हाथ में भरकर कहा, पापा की बहुत बात मानता है, माँ की भी मान लिया कर। सारा दिन परेशान करता है तू, अब तेरे पापा के पास ही तुझे छोड़ दूंगी। वैसे भी तेरे पापा को तेरी बहुत याद आती है, इतनी माँ की नहीं आती।
जितनी तेरी आती है। इतना कहकर उसने अभिमान को नाराज भरी नजरों से देखा। अभिमान बोला, तुम्हें सच में लगता है कि मुझे वीर की याद आती है, तुम्हारी नहीं आती? आराध्या ने सिसकते हुए कहा। हाँ, सच में लगता है। अभिमान ने आराध्या की कमर पर हाथ लगाकर उस पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा। सच में लगता है कि मुझे तुम्हारी याद नहीं आती? आराध्या ने भी हल्का सा मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी। अभिमान ने आराध्या को अपने थोड़ा सा करीब किया और अपना गाल उसके गाल से रब करता हुआ बोला, सच में लगता है। आराध्या ने आंखें बंद कर ली। वह अभिमान के एहसास को महसूस कर रही थी। उसने फिर से हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी। अभिमान ने अपनी पकड़ थोड़ी और कस दी और बोला, सच में लगता है। आराध्या ने फिर से हाँ में गर्दन हिला दी। अभिमान ने आराध्या के गाल पर किस किया और आराध्या ने अपनी पकड़ अभिमान पर कस दी। अभिमान ने आराध्या के दूसरे गाल पर किस किया और फिर से उसके कानों में फुसफुसाया, सच में तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी याद नहीं आती? आराध्या ने फिर से हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हाँ में गर्दन हिला दी। अभिमान ने अपना चेहरा आराध्या से थोड़ा दूर किया और आराध्या को देखा तो आराध्या के गाल लाल हो चुके थे। अभिमान आराध्या के होठों की तरफ झुकने लगा और तभी धड़ाम से केबिन खुला। केबिन इतनी जोर से खुला था कि अभिमान और आराध्या दोनों ही घबरा गए और अभिमान के गोद में बैठा हुआ वीर रोने लगा। तीनों ने सामने देखा तो सामने देव खड़ा था। देव ने आराध्या और अभिमान को इतने करीब देखा तो वह एकदम से पलट गया। आराध्या की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह जल्दी से उठकर वहीं पलट कर खड़ी हो गई। देव बोला, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था आराध्या आई है। नहीं, मेरे कहने का मतलब है मुझे पता था आराध्या आई है और वीर भी आया है, तो मुझे और क्रिस को वीर को खिलाना था। आई एम सॉरी। आराध्या तो कुछ नहीं बोली। अभिमान गुस्से में देव की कमर को देख रहा था। फिर बोला, तुम्हारी बहू ने मुंह घुमा लिया। जेठ जी, अब आप भी अपना चेहरा दिखा दो। देव ने हल्का सा पलट कर देखा तो आराध्या पलट कर खड़ी हुई थी। देव ने आराध्या की कमर को देख कर कहा, सॉरी आराध्या, आई एम सॉरी। मतलब प्लीज, आई एम सॉरी। फिर उसने अभिमान को देखकर कहा, नॉक नहीं कर सका? अभिमान बोला, मेरी केबिन में ऐसे ही कोई नहीं आ सकता। अब सब नॉक करके ही आते हैं, तुम भी नॉक करके ही आते हो, लेकिन आज तुम भी ऐसे ही आ गए। देव थोड़ा सा आगे आया। उसने वीर की तरफ देखा और अपने हाथ फैलाए और वीर ने मुंह बना लिया। क्योंकि वीर मेंशन में नहीं रहता था, इसलिए मेंशन के लोगों को जानता भी नहीं था, लेकिन अभिमान अपने बेटे से मिलने आता रहता था, इसलिए अभिमान को जानता था। देव ने थोड़ा जबरदस्ती से वीर को गोद में ले लिया और एक ही पल में उसे बहुत सारा प्यार किया और फिर अभिमान को देखकर बोला, अब तुम दोनों कंटिन्यू कर सकते हो, मैं मेरे बेटे को लेकर जा रहा हूँ। देव वीर को लेकर केबिन के दरवाजे तक ही आया था कि वीर रोने लगा और आंखों में आंसू लाकर मुंह बनाकर अभिमान को देखने लगा। तभी आराध्या बिना पलटे बोली, देव भैया, यह आपके पास नहीं रहेगा, रोने लगेगा। देव ने भी बिना पलटे कहा, इसके भाई को ना मैं रोज 4 घंटे रखता हूँ, तुम जानती नहीं हो? यह तो फिर भी बहुत शरीफ है। वासु पता नहीं किस पर चला गया है, वह बहुत शैतान है, और जब मैं इसके शैतान भाई को रख सकता हूँ तो इसे भी रख लूंगा। इतना कहकर देव वहां से चला गया। उसके जाते ही आराध्या ने गुस्से में अभिमान को देखा और अभिमान मीठा सा मुस्कुराकर आराध्या को देख रहा था। अभिमान ने अपना एक हाथ आराध्या की तरफ बढ़ाया तो आराध्या ने अभिमान के हाथ पर मार कर कहा, ज्यादा स्मार्ट मत बनिए, कितनी एक्वर्ड सिचुएशन थी, क्या सोचेंगे भैया हमारे बारे में? अभिमान बोला, क्या सोचेगा, उसे नहीं पता कि मेरी बीवी 2 साल से मुझसे दूर रही है, अब मेरे पास आई है तो मैं उसे खुद से दूर थोड़ी ना जाने दूंगा। और रही बात की क्या सोचेगा, तो हमसे ज्यादा रोमांटिक लव स्टोरी देव और सरगम की थी। आराध्या बोली, फिर भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अभिमान बोला, वह तुम्हारा जेठ बन गया तो तुम्हें शर्म आ गई, वरना तुम्हें उसी के सामने मुझे कितनी बार सुना देती थी। आराध्या ने अभिमान की बाजू पर मार कर कहा, इतना क्यों बोलते हो, कुछ तो शर्म किया करो। अभिमान ने अगले ही पल आराध्या की बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और आराध्या एक बार फिर अभिमान की गोद में जा गिरी। अभिमान बोला, मुझे नहीं आती शर्म, मुझे बस यह बताओ तुम हमेशा के लिए मेंशन कब आओगी? आराध्या फिर से अभिमान को मासूम सी नजरों से देखने लगी। अभिमान ने अपनी पकड़ आराध्या पर कसते हुए कहा, मेरा मन नहीं लगता तुम्हारे बिना, मेंशन खाने को दौड़ता है, वासु को देखता हूँ तो वीर की याद आ जाती है, तुम नहीं जानती मुझ पर क्या बीत रही है। आराध्या ने भी अभिमान की कमर को रब करते हुए कहा, जिस दिन अनिरुद्ध भैया आ जाएंगे ना, उसी दिन आ जाऊंगी, यकीन मानो एक और दिन अपने माँ बाप के घर नहीं रहूंगी, लेकिन जब तक भैया नहीं आते तब तक तो मुझे वहां रहना ही पड़ेगा। अभिमान ने अपना चेहरा आराध्या की गर्दन में छुपा लिया और उसकी खुशबू को महसूस करता हुआ बोला, और मैं अपनी जरूरत का क्या करूं? आराध्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। उसने अपनी पकड़ कसते हुए कहा,
ज्यादा समझदार मत बनिए, जरूरत तो आप पूरी करते रहते हैं। और अभिमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। उसने आराध्या की गर्दन को चूम लिया और बोला, मुझे अभी चाहिए। आराध्या की आंखें हैरानी से फैल गई। वह अभिमान से दूर होती हुई बोली, शर्म वर्म कुछ है कि नहीं? अभिमान ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, समझ लो मैं बेशरम हो गया। इतना कहकर अभिमान आराध्या के थोड़ा और करीब चला गया और उसने अगले ही पल आराध्या को किस करना शुरू कर दिया। आराध्या कुछ देर तक तो उस पल को महसूस करती रही, लेकिन अगले ही पल उसने अभिमान के सीने पर हाथ रखकर धक्का देते हुए कहा, हटो, कोई आ गया तो? अभिमान बोला, कोई नहीं आएगा। आराध्या ने ना में गर्दन हिलाई और जल्दी से अभिमान की गोद से उठकर पीछे हटने लगी। अभिमान भी चेयर से उठ गया और धीरे धीरे आराध्या की ओर बढ़ने लगा। आराध्या अभिमान को उंगली दिखाकर बोली, अभिमान, कोई आ जाएगा। अभिमान ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा ना कोई नहीं आएगा। इतना कहकर अभिमान आराध्या के करीब चला गया। आराध्या दीवार के सहारे खड़ी हुई थी और अभिमान धीरे धीरे उसके होठों की ओर झुकने लगा। आराध्या ने एक बार फिर बिना आंख खोले कहा, कोई आ जाएगा अभिमान। अभिमान ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। वह आराध्या के होठों की ओर झुकते हुए बोला, कोई नहीं आएगा। तभी केबिन का दरवाजा खुल गया। आराध्या ने अभिमान के सीने पर हाथ रखकर जोर से धक्का दिया और अभिमान लगभग गिरते गिरते बचा। दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा तो क्रिस खड़ा था और क्रिस आंखें फाड़े अभिमान और आराध्या को देख रहा था। क्रिस को वहां देखकर अभिमान का दिमाग खराब हो गया। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम सब मुझे रोमांस मत करने देना। मेरी जिंदगी तो पहले ही झंड बनी हुई है, तुम लोग और बना दो। वैसे ही यह मोहतरमा अपने घर जाकर बैठ गई और अब तुम पहले देव और अब तुम आ गए। तुम सबको मेरा ही केबिन दिखता है, शर्म नहीं आती? तुम सबको जाओ यहाँ से, वरना मेरा दिमाग घूम जाएगा। आराध्या तो चुपचाप नजर झुकाकर खड़ी हुई थी और क्रिस आंखें फाड़े अभिमान को देख रहा था। पिछले 2 साल में अभिमान इतना गुस्सा, इतना फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ था जितना आज हो गया। क्रिस ने धीरे से और प्यार से कहा, बस वीर रो रहा है, मुझे उसकी दूध की बोतल चाहिए। आराध्या ने जल्दी से सोफे के पास आई। उसने अपने बैग में से वीर की बोतल निकाल कर क्रिस की ओर बढ़ा दी। क्रिस ने बोतल ले ली और फिर अभिमान को देखकर कहा, भाई तुझे रोमांस करने से कोई नहीं रोक रहा, लेकिन कम से कम केबिन का गेट तो लॉक कर, और नहीं कर सकता तो डू नॉट डिस्टर्ब का टैग लगा दे। हम चिल्लाने से क्या होगा? बल्कि तुझे तो खुश होना चाहिए कि देववीर को अपने साथ ले आया, तभी तो तुझे रोमांस करने का मौका मिला। क्रिस ने इतना ही कहा था कि अभिमान ने गुस्से में टेबल पर रखा हुआ एक प्लास्टिक का शो पीस उठाया और उसकी तरफ फेंक दिया, लेकिन शो पीस क्रिस को लगता उससे पहले ही क्रिस ने दरवाजा बंद कर लिया। अभिमान ने गुस्से में आराध्या को देखा और फिर जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। आराध्या को अभिमान पर हंसी आ रही थी और बहुत प्यार भी। वह धीरे से केबिन के मेन गेट पर गई। उसने गेट लॉक किया और फिर प्यार से आकर अभिमान की गोद में बैठ गई। फिर उसने अपना गाल अभिमान के गाल पर हल्का सा रब करते हुए कहा, क्या हुआ, अब नहीं करना प्यार? अब कोई नहीं आएगा? मैंने गेट लॉक कर दिया। अभिमान ने अपना मुंह घुमा लिया और चिढ़ते हुए बोला, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं परेशान हो रहा हूँ। आराध्या ने अभिमान के गाल पर हल्का सा किस करके कहा, अच्छा बहुत परेशान हो रहे हो? अभिमान कुछ नहीं बोला। आराध्या ने फिर से अभिमान के गाल पर एक मीठी सी किस की और बोली, सच में गुस्सा हो? इस बार अभिमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने अपना चेहरा आराध्या की गर्दन में छुपा लिया। दूसरी तरफ क्रिस और देव दोनों ही वीर को बोतल से दूध पिला रहे थे। कुछ देर तक तो वीर खेलता रहा, फिर उसने रोना शुरू कर दिया। क्रिस और देव दोनों ही वीर को लेकर कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए थे। देव ने वीर को गोद में लेकर हिलाते हुए कहा, चुप हो जा, चुप हो जा। देख, तेरे पापा तेरी मम्मी के साथ वक्त बिता रहे हैं, अब उन्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर सकते ना? मेरा बच्चा, मेरा सोना, तू तो मेरा वासु है ना? बिल्कुल मेरा वासु जैसा है ना? मेरा वासु जैसा। वासु का नाम सुनकर वीर ने कुछ देर तक देव को देखा और फिर उससे मुंह बनाकर रोने लगा। इतने में क्रिस ने एक म्यूजिक प्ले किया। कुछ देर तक उस म्यूजिक को सुनता रहा, लेकिन फिर वह रोना शुरू कर दिया। आखिरकार क्रिस ने अपने उल्टे सीधे हाथ हिलाने शुरू कर दिए, जैसे वह म्यूजिक के साथ डांस कर रहा हो। उसे डांस करता हुआ देख वीर क्रिस को देखने लगा। तभी तो क्रिस बोला, हाँ हाँ, देख ले तेरे बाबा लगते हैं, देख ले तेरे बाबा नाचते हुए कैसे लगते हैं ना, एकदम माइकल जैक्सन। या सुनकर वीर ने दो दांत दिखा दिए। वीर के दो दांत देखकर देव और क्रिस दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी क्रिस रुक गया, शायद थक गया था, और जैसे ही वह रुका वैसे ही वीर ने रोना शुरू कर दिया। देव ने फिर से वीर को हिलाते हुए कहा, क्रिस रुकना नहीं, जितना हो सकता है उतना डांस कर। क्रिस बोला, यार तू पागल हो गया है, मैं यहाँ नाचने आया हूँ। देव बोला, अब इसे चुप कराना जरूरी है ना?
तो डांस कर। फिर से क्रिस म्यूजिक पर डांस करने लगा। जब तक क्रिस डांस करता वीर को अच्छा लगता और जैसे ही क्रिस रुक जाता वीर रोने लगता। वहीं दूसरी तरफ आराध्या की साड़ी में अभिमान और आराध्या दोनों ही लिपटे हुए थे। बहुत दिनों बाद अभिमान ने आराध्या को महसूस किया था। बहुत दिनों बाद उसे सुकून आया था। अभिमान नीचे लेटा था और आराध्या अभिमान के ऊपर। अभिमान ने अपनी पकड़ कसी हुई थी। अभिमान ने आराध्या के बालों को चूम कर कहा, क्या सोच रही हो आराध्या? आराध्या बोली, यही कि भाई कब आएंगे। अभिमान की पकड़ आराध्या पर कस गई। जितना इंतजार आराध्या को अनिरुद्ध का था उससे कहीं ज्यादा इंतजार अभिमान को भी था। अभिमान के कानों में सिवाय के कहे हुए कुछ शब्द भी गूंज रहे थे। एक दिन ऐसा आएगा अभिमान तू पछताएगा। यह लड़का बहुत अच्छा है, इसे समझता नहीं है। वह सारी बातें याद करके अभिमान कभी कभी बेचैन हो जाता था। ना तो आराध्या बोल रही थी और ना ही अभिमान। बेशक उन्होंने अभी अभी एक अच्छा सा प्यारा सा मीठा सा पल जिया था, लेकिन फिर भी दोनों के बीच दूरी तो अभी भी थी। अभिमान ने अपनी पकड़ कसते हुए कहा, मम्मी पापा ठीक है? आराध्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। तभी अभिमान का फोन रिंग करने लगा। अभिमान ने एक हाथ बढ़ाकर सोफे पर रखा हुआ फोन उठाया और हेलो कहा। दूसरी तरफ से युग की आवाज आई, भाई। गरिमा को होश आ गया और यह सुनकर अभिमान की आंखें हैरानी से फैल गईं। अभिमान ने आराध्या को हाथ हिलाकर उठने का इशारा किया और आराध्या अपनी साड़ी को समेटती हुई उठ गई। अभिमान बोला, क्या कह रहा है तू? दोबारा बोल। युग बोला, भाई मैं सच कह रहा हूँ, गरिमा को होश आ गया। मतलब? वह गरिमा मतलब गरिमा कोमा से बाहर आ गई, लेकिन अभी वह बेहोश है और डॉक्टर ने कहा है कि 2-3 घंटे में उसे होश आ जाएगा। अभिमान को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह बोला, अच्छा ठीक है, हम सब आते हैं। इतना कहकर उसने फोन कट किया। आराध्या ने हैरानी से अभिमान को देखा तो अभिमान बोला, आराध्या एक गुड न्यूज है, गरिमा को होश आ गया। आराध्या कुछ देर तक तो हैरानी से अभिमान को देखती रही, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आई। वह एक्साइटेड होकर बोली, सच कह रहे हो? अभिमान ने हाँ में गर्दन हिला दी और बोला, हाँ हाँ, तुम्हारे सामने ही तो युग का फोन आया था। इतना कहकर वह अपने कपड़े ढूंढने लगा। आराध्या ने तो फिर से अभिमान की कमीज उठाकर उसे दी और बोली, यह रही। अभिमान ने जल्दी से कमीज ले ली और उसे पहनता हुआ बोला, तुम चलोगी हॉस्पिटल? आराध्या ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं भी चलूंगी। थोड़ी देर बाद अभिमान और आराध्या तैयार होकर केबिन से निकले। दोनों ही तेज कदमों से देव और क्रिस के पास जा रहे थे। अभिमान के कदम तो जैसे रुक ही नहीं रहे थे। वह तो सच में बहुत खुश था। पता नहीं क्यों उसे अंदर ही अंदर उम्मीद हो रही थी कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और अनिरुद्ध भी वापस आ जाएगा। और एक बार अनिरुद्ध वापस आ जाता तो सबकी खुशियां अपने साथ लेकर आता। दोनों ही कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर चले गए। उन्होंने सामने का नजारा देखा तो उनकी आंखें हैरानी से फैल गई। वीर टेबल पर बैठा हुआ दोनों हाथों से डांस कर रहा था और उसके सामने देव और क्रिस दोनों ही नाच रहे थे। जैसे ही देव और क्रिस ने आराध्या और अभिमान को देखा, दोनों ही उसी पोजीशन में रुक गए। और तभी क्रिस देव का हाथ नीचे करते हुए कहा, इसे नीचे तो कर ले। देव ने अपना हाथ नीचे कर लिया। आराध्या को हंसी आ रही थी। अभी थोड़ी देर पहले आराध्या का पॉपट बना हुआ था और अब देव का बन गया। देव भी थोड़ा सा शर्माते हुए बोला, वाह, मैं कभी कभी डांस कर लेता हूँ। आराध्या तो कुछ नहीं बोली। अभिमान ने कहा, वह सब छोड़ो, एक गुड न्यूज है। दोनों ही अभिमान को देख रहे थे। तभी अभिमान ने कहा, गरिमा को होश आ गया। यह सुनते ही दोनों बहुत जोरों से चिल्लाए। इतने जोरों से चिल्लाए कि वीर रोने लगा। देव ने जल्दी से वीर को गोद में उठाया और उसे चुप कराता हुआ बोला, सॉरी सॉरी सॉरी, तेरे बड़े पापा ने तुझे डरा दिया। सॉरी सॉरी बेटा। इतना कहकर उसने वीर को 2-3 बार हिलाया तो वीर चुप हो गया। अब किसी ने वक्त नहीं गंवाया। चारों ही तेज कदमों से इंडस्ट्री से निकल गए। रास्ते में अभिमान और आराध्या बैक सीट पर बैठे थे। देव और क्रिस आगे। क्रिस ड्राइव कर रहा था। वीर बार बार क्रिस की तरफ इशारा करता और नाचने लगता। शायद वह यह कहना चाहता था, क्रिस बाबा नाच कर दिखाओ। वहीं क्रिस फ्रंट मिरर में वीर को देखा तो उसे हंसी आ रही थी। उसने देव को हाथ मारते हुए कहा, देख ले मेरे पोते को, देख। देव को हंसी आ गई। उसने पीछे पलटकर अपनी दोनों बाहें वीर की तरफ फैलाई तो वीर जल्दी से आराध्या की गोद से उतरकर देव के पास आ गया और पापा पापा कहने लगा। देव ने भी वीर को गोद में ले लिया। वीर अब भी क्रिस की बाजू पर मारता और दोनों हाथ हिलाता, जैसे कहना चाहता हो, डांस करके दिखाओ। क्रिस को तो हंसी आ रही थी और देव की तो हंसी रुक नहीं रही थी। वहीं अभिमान और आराध्या एक दूसरे को देख रहे थे। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आया। अभिमान बोला, क्या हो रहा है यह सब? देव ने हंसते हुए कहा, तुझे पता है तेरा बेटा क्या कह रहा है?
तेरा बेटा अपने क्रिस बाबा से कह रहा है कि नाच कर दिखाओ। यह सुनकर तो अभिमान और आराध्या वह भी हंसने लगे। वैसे वह लोग इतना नहीं खुश होते थे, लेकिन आज एक गुड न्यूज मिली थी, इसलिए वह चारों खुश थे। वीर ने एक बार फिर क्रिस के ऊपर मारा तो क्रिस ने एक बार एक हाथ हिलाकर डांस करके दिखाया और वीर ने अपने दो दांत दिखा दिए, जैसे वह क्रिस का डांस एंजॉय कर रहा हो। क्रिस ने फिर वीर के गाल को पकड़कर हिलाते हुए कहा, अबे तेरी दादी भी इतना नहीं नाचती जितना तूने मुझे नचा दिया। और यह सुनकर सब हंसने लगे। थोड़ी देर बाद वह सब कॉरिडोर में खड़े हुए थे। सीनियर रघुवंशी पहले ही वहां मौजूद थे। पूरी रघुवंशी फैमिली कॉरिडोर में खड़ी हुई थी। युग इधर उधर चक्कर लगा रहा था। राजवीर ने युग को देखकर कहा, अब तो सब कुछ ठीक हो गया, अब क्यों इतना चक्कर लगा रहा है? युग बोला, जब तक वह होश में नहीं आ जाती मैं उसे सही सलामत देख नहीं लेता पापा, तब तक मैं ऐसे ही बेचैन रहूंगा। राधा ने नम आंखों से युग को देखा और बोली, एक बात कहूँ दामाद जी, आप सच में बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छी किस्मत है मेरी जो मेरी बेटी की शादी आपसे हुई। युग बोला, किस्मत तो मेरी अच्छी है कि मुझे गरिमा जैसी लड़की मिली, नहीं तो आज गरिमा की जगह मैं लेटा होता। आखिरकार वक्त खत्म हुआ और एक डॉक्टर ने आकर पूरी रघुवंशी फैमिली को देखकर कहा, उसे होश आ गया है। यह सुनते ही सब एक साथ जोरों से चिल्लाए। हर्षवर्धन ने सबकी तरफ गुस्से में देखा और बोला, होश आ गया है उसे, अब सब घर वापस जाओ। लेकिन सब ने ना में गर्दन हिला दी। हर्षवर्धन बोला, अभी सिवाय होता ना तो एक के को घर भेज देता, मेरी बात तो सुनते ही नहीं हो। और तभी वीर ने हर्षवर्धन की तरफ अपने हाथ फैला दिए और हर्षवर्धन का सारा गुस्सा शांत हो गया। उसने वीर को गले लगा लिया और बोला, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बात मानेगा। मम्मा के साथ घर जाना है, यहाँ नहीं रहना। हॉस्पिटल में मेरे बेटे का रहना ठीक नहीं है, समझा तू? लेकिन तभी वीर ने ना में गर्दन हिलाते हुए हर्षवर्धन हैरानी से वीर को देख रहा था। फिर बोला, मुझे लगता है तू सिवाय पर चला गया, क्योंकि सिवाय ही है जो पूरे खानदान में मेरी बात नहीं मानता। तभी हर्षवर्धन ने आराध्या की तरफ देखकर कहा, गरिमा से मिलकर इसे लेकर चली जाना, हॉस्पिटल में रहना ठीक नहीं है। आराध्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। जब से आराध्या और अभिमान हॉस्पिटल आए थे तब से वीर आराध्या की गोद में गया ही नहीं था। कभी अपने चाचू की गोद में, कभी अपने ताऊ जी की गोद में, कभी दादी की, कभी बड़ी माँ की, बस ऐसे ही सबकी गोद में थोड़ा थोड़ा जा रहा था और आखिर में वह हर्षवर्धन की गोद में पहुंच गया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने सबको मिलने की परमिशन दे दी और पूरी रघुवंशी फैमिली उस कमरे में गई जहां गरिमा लेटी हुई थी। गरिमा ने पलकें झपकाई और सबको देखा, लेकिन उसकी नजर युग पर टिक गई। युग को देखकर उसकी आंखों में पानी आ गया। उसने 2 साल से युग का स्ट्रगल देखा था, उसका प्यार देखा था, उसकी बेचैनी देखी थी, उसका गुस्सा देखा था। गरिमा ने अपना हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज्यादा कमजोर होने की वजह से वह अपना हाथ भी नहीं उठा पाई, यहाँ तक कि कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। डॉक्टर ने रघुवंशी फैमिली को देखकर कहा, देखिए पेशेंट को परेशान मत कीजिए, वह अभी अभी होश में आया है, पैनिक हो सकता है, बस समझ लीजिए यह ठीक है। अब आप लोग घर जा सकते हैं और जब मिलना हो तो एक एक दो दो आकर मिल सकते हैं। युग बोला, मैं अपनी गरिमा को घर कब लेकर जा सकता हूँ? डॉक्टर ने कहा, अभी इनके कुछ चेकअप होंगे, अगर उनकी रिपोर्ट नॉर्मल हुई तो आप 20-25 दिन बाद इन्हें ले जा सकते हैं। यह सुनकर युग ने हैरानी से डॉक्टर को देखा और बोला, 20-25 दिन क्यों? 20-25 दिन में क्या करेगी? डॉक्टर ने कहा, वह बहुत कमजोर है, उनका ख्याल रखना होगा, वह खुद से उठ भी नहीं सकती, आप समझ रहे हैं ना? युग बोला, वह सब मैं कर लूंगा, आप मुझे यह बताइए कि इन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कब मिलेगा? डॉक्टर बोले, आपको एक नर्स हायर करनी पड़ेगी, आप इन्हें 2 दिन बाद ले जा सकते हैं। युग बोला, ठीक है, 2 दिन बाद लेकर जाऊंगा। इतना कहकर उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और तभी हर्षवर्धन ने सबको इशारों में वहां से चलने के लिए कहा। जाते जाते रूही ने बहुत प्यार से गरिमा के माथे को सहलाया और झुककर उसके माथे को चूम लिया। थोड़ी देर बाद उस कमरे में बस युग और गरिमा रह गए थे। युग ने गरिमा का हाथ पकड़ा, उसे अपने गाल पर लगाया और किस करता हुआ बोला, तो फाइनली तुम्हें मुझ पर तरस आ ही गया और खुद पर शर्म आ गई। गरिमा मुस्कुराना चाहती थी, लेकिन कमजोरी की वजह से ठीक से मुस्कुरा भी नहीं पाई, फिर भी उसके होठों के कोने मुड़ गए। तभी नर्स बोली, सर रात हो गई है, आप भी चले जाइए। युग बोला, जी नहीं, मैं अपनी बीवी के पास रहूंगा। इतना कहकर वह स्टूल पर बैठ गया और उसने अपना सिर गरिमा के हाथ के पास रख लिया और गरिमा का हाथ ऐसे पकड़ लिया जैसे अब वह कभी उसका हाथ नहीं छोड़ेगा। वहीं बाहर सबकी आंखों में पानी आ चुका था। गरिमा को देखकर सब खुश थे, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनल भी हो गए थे।
रूही राधा को समझाते हुए कहा, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, आपकी बेटी भी ठीक हो गई, अब तो आंसू बहाने का मतलब नहीं बनता। राधा बोली, यह सब आपकी वजह से हुआ है, आपके बेटे की वजह से हुआ है, वरना तो हमने उम्मीद छोड़ दी थी कि गरिमा होश में आएगी। दूसरी तरफ रजावत हाउस में भी गरिमा के होश आने की बात पता चल गई थी। इसीलिए वामिका को छोड़कर सब रघुवंशी मेंशन के लिए निकल गए थे। जाते जाते वरदान ने एक बार वामिका को देखा और बहुत प्यार से कहा, बेटा खुद का ख्याल रखना। वामिका ने हाँ में गर्दन हिला दी। वामिका बोली, या अकेले? वंशिका बोली, या अकेले क्या करेगी, इसे भी लेकर चलते हैं। वरदान बोला, जब वेदांत आएगा या वेदांत के साथ चली आएगी, चलो अभी। इतना कहकर वंशिका, वरदान, शौर्य और सांझ वहां से चले गए। वहीं वामिका अपने कमरे की बालकनी में जाकर बैठ गई और तभी उसका फोन रिंग हुआ। फोन किसी और का नहीं, वेदांत का था। वामिका को खुशी हुई क्योंकि वेदांत अक्सर बिजनेस ट्रिप पर जाता था लेकिन फोन नहीं करता था, क्योंकि अब उसके अंदर भी अक्कड़ आ गई थी। लेकिन जब से वेदांत ने वामिका का नशे में कन्फेशन सुना था, तब से उसका बिजनेस ट्रिप पर मन ही नहीं लग रहा था। वामिका ने फोन रिसीव किया और धीरे से बोली, हेलो। दूसरी तरफ से वेदांत की आवाज आई, कैसी हो तुम? वामिका के दिल की धड़कनें बढ़ गई। आज से पहले तो वेदांत ने कभी फोन करके नहीं पूछा था। उसकी आंखें फिर से नम हो गई। उसने अपने इमोशंस को छुपाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वेदांत बोला, तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा। यह सुनकर तो वामिका के दिल की धड़कनें और ज्यादा भागने लगी। उसने महसूस किया कि उसके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उसकी आंखें जो पानी से भरी हुई थी वह उसके गाल पर लुढ़क गए। वामिका ने एक बार फिर अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और बोली, आप कब आएंगे? वेदांत बोला, बहुत जल्द। तुम मेरा इंतजार करोगी? वामिका को समझ नहीं आया वह क्या जवाब दे, इसलिए उसने खामोशी ओढ़ ली। वेदांत ने फिर पूछा, बताओ ना वामिका, तुम मेरा इंतजार करोगी? तुम चाहती हो मैं जल्दी आ जाऊं? वामिका ने अब भी कुछ नहीं कहा। वेदांत समझ गया कि वामिका जवाब नहीं देना चाहती, इसलिए उसने बात बदलते हुए कहा, अच्छा मुझे पता चला, गरिमा को होश आ गया, तुम नहीं गई? वामिका बोली, पापा ने कहा कि जब आप आएंगे तो आपके साथ चली जाऊंगी। वेदांत बोला, हाँ यह भी ठीक है, मैं आऊंगा तो हम दोनों साथ में चलेंगे। और तभी वेदांत को किसी ने आवाज लगाई, सर आपकी मीटिंग। वेदांत ने वामिका से फोन पर कहा, मेरी एक मीटिंग है, मैं बाद में कॉल करूंगा, अपना ख्याल रखना। वामिका ने हल्की सी हाँ भरी और वेदांत ने फोन कट कर दिया। फोन कट होते ही वामिका के आंसू बहने लगे। वेदांत का इतना सा ही प्यार उसे इमोशनल करने के लिए काफी था। वामिका ने अपने आंसू पोंछे और अपने फोन में वेदांत की फोटो को देखने लगी। जैसे जैसे वह वेदांत की फोटो देख रही थी वैसे उसके चेहरे पर अब मुस्कुराहट बढ़ने लगी। और आखिरकार एक फोटो देखकर उसकी हंसी निकल गई, क्योंकि वह वही फोटो थी जिसमें वेदांत और वामिका डांस कर रहे थे। फिर उसने उसी डांस की वीडियो निकाली और देखने लगी। फिर उसने उसी डांस की वीडियो निकाली और देखने लगी। यह पल वामिका के लिए खूबसूरत सा पल बन गया था। और तभी उसका फोन रिंग करने लगा। वामिका ने नंबर दिया तो वह अननोन नंबर था। वामिका ने फोन रिसीव किया तो सामने से आवाज आई, मैम मुझे आपसे मिलना है। वामिका बोली, कौन हो तुम और मुझसे क्यों मिलना चाहती हो? दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आई, मैम मुझे आपको कुछ बताना है और कुछ दिखाना भी है जो आपके लिए जानना जरूरी है, प्लीज आप मुझसे मिल लीजिए। वामिका बोली, सॉरी मैं किसी स्ट्रेंजर से नहीं मिलती। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया। उसने फोन कट ही किया था कि फिर से फोन रिंग करने लगा। वामिका ने फोन उठाकर कहा, आपने सुना नहीं? मैंने क्या कहा? मुझे किसी से नहीं मिलना। इस बार वह लड़की बोली, देखिए आपके पास जो फोटोग्राफ्स और वीडियो जाती हैं और मेरे पास उनका प्रूफ है, वीडियो आती हैं वह सब ठीक है और मेरे पास उनका प्रूफ है। अगर आप अपने पति की बेगुनाही देखना चाहती हैं तो मुझे मिलने आ जाइए। मैं आपके घर के पास वाले रेस्टोरेंट में हूँ। आप आ जाएंगी तो मैं आपको सच्चाई दिखा दूंगी और उसके बाद हमेशा के लिए इंडिया छोड़ दूंगी। अब यह आपके ऊपर है कि आप अपने पति को हमेशा गलत समझना चाहती हैं या सच्चाई देखकर अपने रिश्ते को एक्सेप्ट करना चाहती हैं। इतना कहकर उस लड़की ने फोन कट कर दिया। अब वामिका को समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे और क्या ना करे। कुछ देर तक वह डिसाइड करने लगी कि क्या उसे जाना चाहिए या नहीं, और आखिरकार उसने सोचा कि उसे जाना चाहिए, नहीं तो उसका और वेदांत का रिश्ता ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। वामिका अपने कमरे से निकलकर सीधा गार्डन में गई। उसने एक ड्राइवर को देखकर कहा,
चलो ड्राइवर, और गाड़ी में बैठ गई। वामिका ने उस ड्राइवर को रास्ता भी नहीं बताया और वह ड्राइवर सीधा वामिका को लेकर उसी रेस्टोरेंट पर पहुंचा जहां वह लड़की थी। वामिका ने भी ध्यान नहीं दिया कि वह ड्राइवर बिना बताए सही दिशा पर कैसे लेकर चला गया। वामिका गाड़ी से उतरी और उस रेस्टोरेंट के अंदर चली गई। वह लड़की वामिका का ही इंतजार कर रही थी, लेकिन वामिका नहीं जानती थी कि इनमें से कौन सी लड़की है जिसने उसे कॉल किया था। और तभी एक लड़की ने हाथ उठाकर वामिका की तरफ इशारा किया। वहीं वामिका तेज कदमों से उसके पास चली गई। उस लड़की ने वामिका को बैठने का इशारा किया और वामिका बैठ गई। उस लड़की ने वामिका के सामने एक टैबलेट बढ़ाया और उसमें दिखाती हुई बोली, यह लीजिए आपके पति के बेगुनाही के सबूत। आप जैसा सोचती हैं आपके पति वैसे नहीं हैं। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।